अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कितनी अमाउंट में हर न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी को चाहिए। और अगर हम वो स्पेसिफिक अमाउंट न्यूट्रिएंट की नहीं लेंगे तो क्या होगा, और अगर हम वो न्यूट्रिएंट एक्सेस में ले लेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फूड दैट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम बॉडी को फूड देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ताकि बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, तो फूड के अंदर हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो डाइट के अंदर जो अमाउंट होती है उसकी बेसिस पे हम इनको नाम देते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो होते हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, वो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हम कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आ जाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। अब हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं ये यूज़ होते हैं एज अ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास हमारी बॉडी के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जबकि विटामिन और मिनरल जो हैं, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर इनका रोल होता है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शन सही से परफॉर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ने ऑब्वियसली हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करनी है, एनर्जी। हमारे हार्ट को एनर्जी चाहिए होती है, हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो दोनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। अगर हम उस रेंज में लेंगे जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस रेंज में अगर हम लेंगे न्यूट्रिएंट्स को, तो ये हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इनकी जो अमाउंट है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी, या जितनी बॉडी को एक टॉलरेबल अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो उससे फिर क्रोनिक इलनेस हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक रेंज के अंदर, एक रेंज के अंदर लेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेंगे तो इससे फिर क्रोनिक डिजीज़ जो होती हैं वो प्रिवेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइटरी रेफरेंस इनटेक। तो डाइटरी रेफरेंस इनटेक क्या होता है। डाइटरी रेफरेंस इनटेक का मतलब ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो अगर हम डेली ले लेंगे तो बॉडी को उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, तो 4 डाइटरी रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, 4 हैं। एक EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, एडिक्वेट इनटेक, ठीक है, और टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये डाइटरी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, पहला है EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट जो है इसमें क्या है कि एवरेज डेली इनटेक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो कि 50% ऑफ पॉपुलेशन की डिमांड या उनकी नीड को पूरा कर सके। ठीक है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है कि एवरेज किसी भी न्यूट्रिएंट का एवरेज डेली इनटेक जो 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी नीड को पूरा कर सके। तो ये जो होती है एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ये 50% ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो है वो मतलब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है कि उसकी नीड जो होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आ जाती है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का क्या मतलब है कि एवरेज डेली न्यूट्रिएंट्स इनटेक जो कि 97 to 98% पॉपुलेशन की जो नीड है वो पूरी कर सकी है। ठीक है, अब हमने एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट में देखा था कि वो सिर्फ 50% पॉपुलेशन की नीड पूरी हो रही थी, तो रिमेनिंग जो 50% पॉपुलेशन रह गई है वो इनएडिक्वेसी में आ जाती है। तो इसलिए एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट के बाद एक नया जो रेफरेंस स्टैंडर्ड दिया गया, दैट इज़ डाइटरी
रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस वो इसलिए दिया गया ताकि 97 to 98% जो पॉपुलेशन है उसकी नीड पूरी हो सके और सिर्फ 2 to 3% जो है वो इनएडिक्वेसी आए। तो इसलिए RDA को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट या EAR से। तो इसका फार्मूला क्या है, RDA इज इक्वल टू EAR प्लस 2 SDEAR। SD का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 50% पॉपुलेशन की नीड पूरी हो रही है, ठीक है, तो 50% जो रह गई वो इनएडिक्वेसी आ जाती है। तो RDA को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये EAR जो है ये सिर्फ 50% पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए हम EAR से एक बेटर जो डाइटरी रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो यूज़ करें, जिसको हम कहते हैं RDA, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ना हमें RDA पता हो ना हमें EAR पता हो, तो उसमें हम फिर कौन सा रेफरेंस लेते हैं, एडिक्वेट इनटेक का। फॉर एग्जांपल एक यंग इन्फेंट है, उसको एडिक्वेट इनटेक पे रखते हैं, क्योंकि जो यंग इन्फेंट है उसके लिए जो उसके न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है फॉर 6 मंथ। तो इसलिए वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एडिक्वेट इनटेक। उसको एडिक्वेट अमाउंट दे देते हैं, पूरे के पूरे मतलब जो मिल्क है वही पूरा एक एडिक्वेट अमाउंट में दे देते हैं, ताकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि उसके सब न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग हम नहीं उसकी डिमांड पूरी कर रहे होते, यानी उसको हम कार्ब्स अलग से नहीं दे सकते, मिनरल वाइटामिन। तो उसमें क्या है कि हम पूरा मिल्क जो है उसकी एक एडिक्वेट अमाउंट उसको दे देते हैं, फिर उसमें से उसके कार्ब्स, प्रोटीन, फैट जो जो उसकी बॉडी को चाहिए वो सारी उसकी डिमांड जो है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल में क्या होता है कि ये एक मैक्सिमम अमाउंट है डेली इंटेक की किसी भी न्यूट्रिएंट की, मतलब कि एक न्यूट्रिएंट जो है वो हमें इतना कम अमाउंट में भी नहीं लेना चाहिए कि हमारी बॉडी को डेफिशिएंसी हो जाए उस न्यूट्रिएंट की, और इतना एक्सेस में भी नहीं लेना चाहिए कि बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ जाए। तो अपर जो इंटेक लेवल है या टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल है वो क्या है कि कितनी अमाउंट, एक मैक्सिमम अमाउंट एक न्यूट्रिएंट की जो अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब अगर हम इस टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो फिर वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट काज करेगा, ठीक है। तो जितना जितना इनटेक जो है अबव अपर लिमिट ज़्यादा होता जाएगा उतना ही रिस्क जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अब कुछ डाइटरी रेफरेंस इनटेक जो होती हैं वो कुछ कंडीशंस के ऊपर जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम एडिक्वेट इनटेक यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके अंदर फिर हम एडिक्वेट इनटेक जो है ये वाला डाइटरी रेफरेंस यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो इजीली पूरी हो सकें, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जो है वो EAR यानी एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट जो है उससे कम न्यूट्रिएंट ले रहा है तो वो बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होंगी, और वो 50% पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा था, यानी 50% पॉपुलेशन की डिमांड पूरी कर रहा था, तो इसलिए इसको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो EAR यानी एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट और RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के दरमियान में ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं इन दोनों रेंजेस के बीच में हैं, तो ये 98% पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करता है, ठीक है। तो ये जो है इसका कोई मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है कि हम अगर इसके बीच में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल नीड जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन की वो पूरी हो रही है। उसके बाद आ जाता है अगर हम एडिक्वेट इनटेक से ज़्यादा लें तो वो भी बॉडी के लिए एडिक्वेट होता है, क्योंकि एडिक्वेट इनटेक हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास RDA और EAR ना हो, ठीक है, तो हम एडिक्वेट इनटेक वाला काम करते हैं। तो उसमें फिर क्या होगा कि एडिक्वेट इनटेक से फिर जो मेल होगा या फीमेल होगा उसको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर RDA और टॉलरेबल अपर लिमिट जो अपर इनटेक लेवल है वहाँ तक उन दोनों के दरमियान में हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो भी एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स देंगे। लेकिन जब हम अपर लेवल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो उससे फिर एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉलरेबल है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती।
पीछे हमने बात की है कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, EER का मतलब है एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट किसके इक्वल होता है? एवरेज एनर्जी इनटेक टू मेंटेन एनर्जी बैलेंस। के एवरेज एनर्जी जो कि हम डेली जो है वो लें ताकि एनर्जी बैलेंस मेंटेन है। एनर्जी बैलेंस का क्या मतलब है कि जितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं उतनी ही कैलोरीज जो हैं वो बर्न भी हों। ठीक है, अब अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जो एक अडल्ट होता है उसको अप्रॉक्सीमेटली 30 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे चाहिए होते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक अडल्ट है, उसका वेट 50 केजी है, तो 1 केजी के लिए उसको 30 कैलोरीज चाहिए या किलो कैलोरीज चाहिए। तो 50 केजी के लिए उसको 1500 कैलोरीज पर डे, यानी कि वो सेडेंट्री है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसको 1500 कैलोरीज पर डे चाहिए। ठीक है, टू मेंटेन दैट वेट। उसके बाद अगर कोई मॉडरेटली एक्टिव है तो उसकी जो कैलोरिक डिमांड है दैट इज़ 35 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे, यानी कि 1 केजी अगर 1 केजी के लिए 35 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए। ठीक है, तो अगर इसी तरह इसका भी 50 केजी वेट है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 35, तो टोटल कैलोरीज पर डे उसे कितना चाहिए वो आ जाएंगी टू मेंटेन दैट वेट। और अगर कोई बहुत एक्टिव है तो उसके लिए 40 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे चाहिए। ठीक है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉउल। और कैलोरीज भी यूज़ करते हैं, जॉउल भी यूज़ करते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जॉउल। और एक चीज़ यूज़ होती है 1 कैलोरी और किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी और कैलोरी जो है दैट इज़ सेम थिंग। उसके बाद अगर हम 1 ग्राम कार्ब्स की बात करें तो उसके अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो उसके अंदर भी 4 कैलोरीज होती हैं। और अगर 1 ग्राम फैट को देखें तो उसके अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैट जो है उनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। अगर जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, ठीक है, इन कार्ब्स लिए, प्रोटीन्स और फैट, तो उन सब का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो हमें पता है कि कार्ब्स जो होते हैं दैट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उनसे आगे जाके क्या होता है कि एनर्जी भी बनती है। ठीक है, साथ में हीट प्रोडक्शन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ होती है, किस फॉर्म में एनर्जी आ रही है? एक RMR है। RMR का मतलब होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। फिज़िकल एक्टिविटी जो हो रही होती है उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है। और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी आ जाता है। आगे हम डिटेल में एक एक को डिस्कस करते हैं। तो 24 आवर के अंदर टोटल एनर्जी जो है वो यूज़ होती है 24 आवर के अंदर, उसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, TEE। ठीक है, अब पहली चीज़ आ जाती है RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो होता है। अब हमें पता है अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, ठीक है, हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, हार्ट काम कर रहा होता है, और इसके अलावा सेल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो उन सब के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में ये एनर्जी जो है वो यहाँ पे एक्सपैंड हो रही होती है। ठीक है, और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? बाय रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, RQ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो लेते हैं टू द ऑक्सीजन, यानी कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। हमें पता है कि जब भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी जनरेट होती है, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। RMR जो है ये डिपेंड करती है अपन द मसल मास, यानी जिस बंदे के अंदर मसल मास ज़्यादा होगा, लीन मास ज़्यादा होगा, उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। अगर हम देखें मेल के अंदर और बच्चों के अंदर जो है वो जो मसल मास होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका RMR भी जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरीज पर केजी पर आवर। और वुमेन का जो मसल मास कम होता है क्योंकि उनके अंदर फैट जो है वो ज़्यादा होता है, तो उनका जो RMR है दैट इज़ 0.9 किलो कैलोरीज पर केजी पर आवर। ठीक है, अब RMR जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% हायर होता है देन BMR। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो RMR जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% ज़्यादा होता है देन
BMR। तो अगर हम ये तो हमने बात की पर आवर की, तो अगर हम 24 आवर्स लें, ठीक है, RMR ये तो है फॉर 1 आवर, मेल का जो है वो 1 और फीमेल का 0.9 किलो कैलोरीज। अगर हम 24 आवर्स का लें RMR, तो उसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं जिनके अंदर कोई इंजरी होती है, तो उनके अंदर हाइपर कैटाबॉलिज्म हो रही होती है, इसलिए जब हम उनका RMR कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम इंजरी फैक्टर भी ऐड करते हैं। तो अगर माइल्ड इंजरी है तो उसके लिए इंजरी फैक्टर कितना है 1, और अगर सिवियर इंजरी है तो उसके लिए इंजरी फैक्टर कितना होता है 2, ठीक है। अब एक तरह से एनर्जी जो है वो बॉडी जो है वो यूज़ करती है बाय RMR। दूसरा क्या कि अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब भी तो हमारी एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। तो मस्कुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज जो है जब हम करते हैं तब एनर्जी एक्सपेंड होगी। तो ये जो एनर्जी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जो एनर्जी यूज़ होती है वो RMR से ज़्यादा होती है, और जितनी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ज़्यादा होगी एक्सरसाइज की, उतनी ही एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अगर कोई लाइट फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 30 to 50% ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू RMR, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन को जो एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी वो 100% मोर देन RMR, मतलब कि रेस्टिंग स्टेज में उसको जो एनर्जी चाहिए उससे उसको 100% ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू कैरी आउट एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। तो हीट प्रोडक्शन जो है वो 30% इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम कहते हैं थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड या डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, ठीक है। और टोटल जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है उसमें से 5 to 10% जो है दैट इज़ थर्मिक इफ़ेक्ट। अब है एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का क्या मतलब है कि वो एक पार्टिकुलर रेंज न्यूट्रिएंट्स की कि अगर वो हम लेंगे ना ही वो कोई क्रोनिक इलनेस काज करेगा, ना ही वो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी काज करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम ये एक पार्टिकुलर रेंज किसी भी न्यूट्रिएंट की ले लेंगे तो उससे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी भी नहीं होगी उस न्यूट्रिएंट की, और कोई क्रोनिक इलनेस भी नहीं होगी। और कार्ब्स जो हैं, मतलब जब हम टोटल डाइट लेते हैं तो हमारी डाइट के अंदर 45 to 65% कार्ब्स होने चाहिए, ठीक है। 5% से कम नहीं होने चाहिए और 65% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्रोटीन 10 to 35% होने चाहिए, यानी कि 10% से कम नहीं होने चाहिए और 35% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फैट जो है वो हमारी डाइट के अंदर 20% to 35% होना चाहिए, 20% से कम नहीं होना चाहिए और 35% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इन रेंजेस से कम या ज़्यादा होगा तो फिर क्रोनिक इलनेस या फिर डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। थैंक यू।